आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लास्ट लेक्चर में आपका हो गया था बेटा, ठीक है। उसमें क्या होता है TIR, वो सारी चीज़ें आपकी बता दी गई थी, ठीक। नेक्स्ट आपका होता है क्या, उसमें कौन कौन से कॉमन एग्जांपल्स होते हैं TIR पे कॉमन एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। तो उस केस में देखो कुछ पर्टिकुलर के लिए आप देख लीजिए, पेयर आप देखिए हेडिंग बना लो बेटा, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा, जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है, किन पे डिपेंड करेगा। डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल। अगर कलर आपका देखो कंडीशन क्या होती है, अगर पेयर ऑफ मीडिया जो है वो सेम लिया आपने, सेम मीडियम, जैसे आपको कितने लोग एब्सेंट थे सैटरडे एब्सेंट वाले लोग खड़े हो जाओ, जी खड़े हो जाइए। कहाँ थे बड़े दिनों से? हाँ खराब हो गया एग्जाम जी। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अच्छा पढ़ के कर बेटा, लास्ट में थोड़ा ज़्यादा जल जाएगा, हाँ और थोड़ा जल जाएगा वाला, ठीक। बैठो, गैप वाला कोई दिक्कत छूट जाएगा तो उससे रिलेटेड आएगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। देखो कंडीशन दो होता है ना कि हमें जैसे दो चीज़ें हैं, एक हमें आता है, ठीक, एक हमें इतना आता है कि हमारा हो जाए, दोनों थोड़ा अंतर होता है। जैसे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हमारे क्या होती है, वहाँ पे अगर 4-6 क्वेश्चन भी इधर उधर हुआ तो फिर ठीक, तो ये ठीक है। कई लोग हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, अच्छे से थोड़ा पढ़ा है, तो उनकी ठीक ठाक है, बट वो ठीक ठाक इतना सफिशिएंट नहीं अभी था कि वो फाइनल हो गया, उतना ठीक ठाक होता तो ज़्यादा हो जाता, ठीक। इसलिए अभी आपको मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम कितना ला सकते उससे कोई लिमिट नहीं है। अब मिनिमम थोड़ा सा क्या किया है, लापरवाही जैसे कह लेते हैं केयरलेस हुई तो वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, जिनका पहले से उन्होंने पढ़ा है या जिनका बैलेंस थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो उसको और बढ़ाइए, ये नहीं कि अब इतना है तो इतना बहुत है, वो एनफ नहीं अभी है, ठीक। चलिए तो रेगुलर रहा करिए जी साहब, ना इम्पोर्टेंट आ गया, बैठिए, वैसे रेगुलर रहते हैं, जो रेगुलर रहते हैं वो ठीक। चलो देखो, तो कंडीशन क्या है, अगर पेयर ऑफ मीडिया सेम हो, अगर मीडियम का कैसा है सेम पेयर ऑफ मीडिया है, डिटेंशन से आप एरर मिलकर कर रहे हो, ठीक। उस केस में रेट जो आपकी होगी, जो रे होगी, आप जब डिटेंशन से कहाँ पे आएंगे, रेयर में, तभी आपका TIR फिनोमेना शो करता है। हमेशा TIR के लिए रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू क्या, रेयर मीडियम, डेंसर से कहाँ आना चाहिए आपको, रेयर की तरफ आना चाहिए, डेंसर टू क्या होगा आपका, रेयर मीडियम। अब कंडीशन क्या होता है, दिख रहा है, तो उस केस में अगर आपको ये क्रिटिकल एंगल, जैसे आप एंगल है, सपोज दैट आपने किसी मतलब एंगल पे इंसिडेंट कराया, ठीक, रेयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिससे ये एंगल आपका इंसिडेंस आई था, आपने एंगल की वैल्यू और बढ़ाया, तो इस केस में अगर ये 90 डिग्री, जिस एंगल के लिए आपको 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर की वैल्यू जो 90 डिग्री होता है उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी थीटा सी या सी से आप मेजर कर लेते हैं, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी आप क्या कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक। सी आप क्या कहते हैं, उसे आप क्रिटिकल एंगल थीटा सी कहते हैं, ठीक। देखो दूसरी कंडीशन आपकी होगी, अगर ग्रेटर देन आपका क्रिटिकल एंगल हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देख फिर क्या करती है, रिटर्न बैक टू सेम मीडियम। उस कंडीशन में ये उसी मीडियम में क्या होगी आपकी, रिटर्न हो जाती है, रिटर्न बैक टू सेम मीडियम आ जाएगी। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई ग्रेटर देन कितना हो जाए, थीटा सी या सी, तो उस केस में आपका TIR फिनोमेना शो करेगा। ये सारी चीज़ें हो गई थी, अब कितना होना चाहिए रिलेशन, वो सारी चीज़ें हो गई थी। बोला क्या जाता है कि किन पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किन पे डिपेंड करेगी। अगर मान लो पेयर ऑफ मीडिया, जो भी पेयर ऑफ मीडिया दिया है वो सेम है, उस केस में जो लाइट का कलर होता है, आपको पीछे बताया गया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उस क्या कलर के लिए, जिस कलर के लिए वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है उसके लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की क्या होगी, लेसर होगी, ठीक। और जब आपका क्या कहेंगे, यानी कि वेव नेचुरल परसेंट आर कैलकुलेट व्यू डायरेक्टली
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबको पता है लैम्डा आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा या सबसे कम? रेड कलर की वेवलेंथ विजुअल लाइट में सबसे ग्रेटर होती है, सबसे लेसर होता है? रेड कलर के वेवलेंथ की वैल्यू सबसे लार्जर या सबसे स्मॉलर? लैम्डा बहुत बड़ा होता है, लार्जर होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे क्या होता है बेटा? ग्रेटर। और वायलेट कलर सबसे कैसा होता है? स्मॉलर। रेड कलर लार्जर, वायलेट कलर क्या होगा आपका? स्मॉलर होगा। इस कंडीशन में क्या होता है? रेड कलर है, दूसरा क्या है आपका? वायलेट कलर है। रेड कलर की वैल्यू सबसे ग्रेटर होगी, वायलेट कलर सबसे क्या होगी आपकी? स्मॉलर होगा। ठीक, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? लैम्डा आर की वैल्यू लैम्डा बी से ग्रेटर है। लैम्डा आर की वैल्यू जो है लैम्डा बी से क्या है? ग्रेटर है। यानी कि म्यू बी अगर हम लोग बात करेंगे, म्यू बी यानी म्यू आर की वैल्यू को लेस देन क्या हो जाएगा? मतलब विजुअल लाइट में वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ग्रेटर होते हैं, रेड कलर के लिए सबसे क्या होगा? स्मॉलर होगा। अब कंडीशन क्या है? क्योंकि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। इसका मीनिंग हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है? जो आपने लिखा था क्रिटिकल एंगल थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/, क्या? म्यू, ये लिखा था ना, देख लीजिए पीछे, ठीक है? तो वहाँ पे आपने क्रिटिकल एंगल लिखा था थीटा सी इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स 1/म्यू के बराबर होता था। इसका मतलब म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दैट मीन्स अगर हम लोग म्यू की वैल्यू वायलेट के लिए ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? लेसर होगी। यानी कि कह लो थीटा सी किसके लिए? वायलेट इज लेस देन थीटा सी किसके लिए? रेड। ठीक, ऐसे कह लो थीटा सी ऐसे किससे डिपेंड किया है? किससे पढ़ा है आपने? थीटा सी के टर्म में या सी के टर्म में? तो थीटा सी पढ़ो यार, जो पढ़े हैं वो उतना ना भुलाइए। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका थीटा सी वायलेट इज लेस देन थीटा सी रेड। यानी वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेसर होगी क्या? रेड कलर के रिस्पेक्ट में फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, आपने लिखा है डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, लिखिएगा। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया will also vary given pair of media will also varies on changing the color of incident light, color of incident light। देखिए सिंस म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी? लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, आर म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। फ्रीक्वेंसी के टर्म में देगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर वेवलेंथ के टर्म में देगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होगा म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक, एंड लैम्डा आर ग्रेटर देन क्या है आपका? लैम्डा बी। लैम्डा आर की जो वैल्यू हो तो ग्रेटर देन क्या होगा आपका? लैम्डा बी होता है। ठीक, लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा बी, सिंस लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा बी सो म्यू आर लेस देन क्या हो जाएगा? म्यू बी। हेंस थीटा सी बी लेस देन थीटा सी आर। तो क्रिटिकल एंगल जो वायलेट कलर के लिए होगा, किसके लिए होगा बेटा? वायलेट कलर के लिए होगा, वो कम हो जाएगा, रेड कलर के लिए क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन ये कंडीशन है एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए है, मतलब मीडियम वही है, कलर हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम नहीं चेंज कर रहे हैं, मीडियम रिमेन सेम है। ठीक है, जो भी पेयर आपने लिया है वो आपका कलर की वैल्यू चेंज की जा रही है। ठीक, हो जाएगा? नोट कर लिया? आगे लिखिए आप। दूसरा होता है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, सेकंड कर लीजिएगा। नेचर ऑफ, ये तो पहला पॉइंट हो गया वेवलेंथ, दूसरा क्या है? नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया,
देखो जितना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ग्रेटर होगा रेयर के रिस्पेक्ट में, ठीक, या कह लो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डेंसर मीडियम की जितनी ग्रेटर होगी रेयर के रिस्पेक्ट में, आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी। देखो हम लोगों ने लिखा था साइन सी या साइन थीटा सी इक्वल टू कितना 1/μ, ये लिखा था ना। साइन थीटा सी या साइन सी जो भी आपने रिप्रेजेंट किया होगा, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ। दैट मीन्स आपको लिया जा रहा है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डेंसर मीडियम का है रेयर के रिस्पेक्ट में, दिस इज द वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितना ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी स्मॉलर होगी, ठीक, उतना क्या होगा आपका स्मॉलर होगा। तो लिख लीजिएगा क्या लिखा है बेटा, नीचे आपका ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium with respect to error, greater the refractive index of denser medium with respect to error, greater the refractive index of denser medium with respect to error, with respect to error, with respect to क्या लिखा आपने error, greater will be क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर क्या होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्रेटर वैल्यू क्या, डेविएशन, और ग्रेटर डेविएशन होगा तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल से देख लो लेसर विल भी कर दो, ग्रेटर की बजाय क्या करिए, क्योंकि आपको डेविएशन से यहाँ मतलब नहीं है, क्रिटिकल एंगल को एक्सप्लेन करना है। लेसर विल बी critical angle for that pair of media, उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए उतना ही क्या होगा बेटा, कैसा होता है, लेसर होगा, ठीक। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं, अगर ग्लास एयर पेयर की बात करते हैं, ठीक, पार्ट के लिए ग्लास एयर अगर ग्लास एयर की बात करते हैं तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल थीटा सी की वैल्यू होती है कितना आता है बेटा, 42 डिग्री। अगर यही हम लोग वाटर एयर पेयर ले लें, आप ले लेते हैं 49, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बढ़ के हो जाती है 49। अब देखो क्रिटिकल एंगल इसकी वैल्यू कितना 4/3, इसकी वैल्यू 3/2 होता है, ठीक। इसके लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रिलेटिवली घटेगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। और जब इसके बाद डायमंड एयर पेयर के लिए, अगर पेयर है बेटा, पेयर के लिए आप बात करोगे, डायमंड एयर पेयर की बात करेंगे तो कंडीशन क्या आएगा, 24, थीटा सी की वैल्यू 24 डिग्री। मतलब जैसे जैसे आपकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे जैसे वैल्यू क्या करेगी आपकी चेंज होगी, वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या करेगी, चेंज होगी। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा, याद रखिए, ठीक। चमकीला सबसे ज़्यादा 24 डिग्री वाला, हाँ सबसे ज़्यादा चमकीला 24 डिग्री वाला, चमकीला नहीं, इसी की वजह से डायमंड विल की वेरियंस होती, चमक होती है, वो TIR वो तो TIR की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लो आपका उस तरह से डिजाइन करते हैं जिसकी वजह से हम ग्लो, इसीलिए जो डायमंड अलग अलग कास्ट के आते हैं, जितना कटिंग सबसे ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ाता है उससे प्रॉपर कटिंग, ठीक है। तो जितनी प्रॉपरली वो कटिंग होगी, कटिंग का मतलब इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है कि जो भी रे उस पर बेटा इंसिडेंट हो वो क्या करे, TIR फेनोमेना शो करे, और TIR फेनोमेना बार बार टकराएगा, बार बार उसमें क्या होगी, ग्लो आपको फील होगी, ठीक। तो उस कंडीशन में उसी पे कभी भी आप देखते होंगे डायमंड का कोई भी ऑर्नामेंट कभी स्फेरिकल नहीं डिजाइन किया जाता है, कभी ऐसा देखा है क्या, ऐसा कभी देखा है, नहीं देखा। आप किसी ज्वेलर्स के यहाँ जाओगे, भैया आपको स्फेरिकल वाला डायमंड चाहिए, भगा देगा, हाँ, ठीक। तो उस केस में कभी भी स्फेरिकल आपका शेप का नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर TIR शो नहीं करेगा, TIR शो नहीं करेगा तो वो प्लास्टिक की जो क्या आती हैं, बॉल आती है, वो उससे भी गया गुजरा हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है किस पे,
इसकी प्रॉपर कटिंग पे। इसी वजह से अलग अलग रेट के आपके मार्केट में डायमंड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये केस आपका हो गया कौन सा बेटा, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से रिप्रेजेंट कर। टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होगा बेटा कि नहीं, टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होगा आपका क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल पर अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो उस केस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा, इफेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल घटेगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब सोच लीजिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्रिटिकल एंगल घटेगा, डिक्रीज होगा। क्या घटेगा, क्रिटिकल एंगल क्यों साहब, कारण बताइए, रीजन। बिना रीजन के सवाल क्या कहते हैं, उसमें कोर्ट में कोई भी चीज़ बिना गवाह के नहीं होती है। हाँ, वैसे बिना रीजन के फिजिक्स में कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है। अब रीजन दीजिए, कौन बताएगा भैया। इन लोगों ने कहा घटेगा, क्रिटिकल एंगल टेम्परेचर राइज करने में डिक्रीज करेगा, राइट आना। आप कुछ कह रहे थे इनके अगेंस्ट में, क्या बोल रहे हैं, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भैया बता दो भाई, ये नहीं बता रहे आप, बता दो जी, क्या कह रहे हैं, डिफेंडिंग कम होगा जी, बढ़ जाएगा, बस इतना ही बोलना था यार। अरे टेम्परेचर सीधा कह लो यार, आपको जब इस यूनिट स्टार्ट किया था बेसिक बताया था, किसी भी बॉडी का या किसी मटेरियल का, ठीक, टेम्परेचर राइज करने पे डेंसिटी डिक्रीज करती है, एक्सेप्ट वाटर बिटवीन 0 to 4 डिग्री। एक ही पॉइंट खाली हमें एक्सेप्शन याद रखना है, बाकी जितने भी मटेरियल हैं अगर टेम्परेचर की वैल्यू बेटा राइज करोगे तो उसकी डेंसिटी घटेगी। और दूसरा आपने बोला था कि इन जनरल डेंसिटी जो होता है फैटी इंडेक्स को डिनोट करता है, यानी कि अगर डेंसिटी ज़्यादा मटेरियल की है तो फैटी इंडेक्स भी ज़्यादा होती है, ठीक। तो उस केस में जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी मटेरियल का, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो क्रिटिकल एंगल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा सर, ठीक। तो लिख लीजिए आन। तो बायो पढ़ो कि फिजिक्स पढ़ो जी, नहीं दो नाव पे मत बैठ लिया, बदल लिया करो टाइम टू टाइम, बंद करो उसको, ना साहब इधर के रहे ना साहब उधर के रहे, क्या है वो, हमने भी जवाब दिया था, बायो पीरियड में फिजिक्स पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे, कैसे काम चलेगा। जवाब हमने भी सही दिया था, हमने भी टेम्परेचर वाला सही दिया था। अरे सही दिया तो और सही दीजिए ना, कि एक सही देकर उसमें खुश हो गए। हाँ? चलिए देखिए, तो टेम्परेचर लिख लीजिए, अनइंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो जब आप पढ़िए ना, जैसे जब आप बायो पढ़ रहे हो, ठीक, बायो का लेक्चर हो रहा है तो उस टाइम पे बायो से रिलेटेड ही काम करिए। अगर बाय द वे कोई चीज़ सर समझा दिए, आप समझ लिए, बाकी को आप समझा रहे, तब तक आप उसी क्वेश्चन दो चार कर लीजिए। अब ये बायो को पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री करोगे, फिजिक्स करोगे तो फिर वो, या फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप कोई और सब्जेक्ट करोगे तो फिर वो, ठीक है। जो पढ़िए उस टाइम पे उसी से रिलेटेड करिए। मान लीजिए आपके पास टाइम बच रहा है, 2-4 मिनट आपको टाइम मिल गया, कोई चीज़ पूछा जा रहा था तो आपको आता है, आप कुछ और उसी में कर लीजिए, उसी का करिए, तब उसमें सीख पाएंगे, ठीक। पता कूद के कभी इधर कभी उधर, इस नाव पे कभी उस नाव पे, तो पता रहा कि दोनों नाव इधर उधर चली गई है ना, ठीक। चलो देखो बेटा, तो केस क्या हुआ है आपका, अनइंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक। क्रिटिकल एंगल increases due to refractive index of medium decreases, refractive index की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाती है, हो जाएगा। चलिए आगे लिखेंगे बेटा। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल होते हैं बेटा TIR फिनोमेना पे जो बेस्ड होते हैं, ठीक। TIR फिनोमेना पे जो बेस्ड होते हैं कुछ पर्टिकुलर हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो लिखेंगे पहला, लिख लिए कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ TIR, ऐसे कुछ तो आप सुन लीजिए। एक आपने पढ़ा होगा लूमिंग, व्हाट इज लूमिंग, लूमिंग क्या होता है,
लूमिंग, कोई लोग बताएंगे व्हाट इज लूमिंग? लूमिंग क्या होता है बेटा? एक लूमिंग होता है बेटा, एक डिजर्ट, ये क्या होता है? एक मिराज होता है। मिराज समझ गए। अच्छा मिराज समझ गया है, तो लूमिंग क्या होता है? थोड़ा सी बता देते हैं। बर्फ में जो बन जाता देखो 2 पॉइंट खाली आप याद रखिएगा। जो लूमिंग होते हैं वो बेटा कोल्ड एरिया में पाया जाता है। कहाँ पे? कोल्ड एरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत क्या होता है? कम, बहुत क्या होता है? कम होता है। और आपको पता है कि जो एयर की डेंसिटी होती है, जिधर टेम्परेचर लो होगा उधर डेंसिटी हाई होगी, जिधर टेम्परेचर हाई होगा उधर डेंसिटी कम होगी। लो हो जाएगी। ठीक, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आपका कोल्ड कंट्रीज है, कोल्ड रीजन आपका जहाँ पे है, वहाँ पे जो डेंसिटी होती है, ठीक है, किसकी? एयर की, क्लोज टू द ग्राउंड यानी एयर सरफेस, वो ज़्यादा हो जाती है। तो जो रे आती है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्या होती हैं? TIR फिनोमेना की वजह से क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब रिफ्लेक्ट होती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें उल्टा दिखाई पड़ता है। उल्टा मतलब क्या? नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर हवा में टंगी हुई दिखती है। तो वो कंडीशन आपके जो होती है वहाँ पे उसे कहते हैं लूमिंग। 2 ही पॉइंट बनेगा आपको अगर इनकेस आता है तो। ठीक, लूमिंग अकर्स इन डेजर्ट एरिया, कोल्ड एरिया, बोथ नन। ठीक, तो कहाँ पे होगा? कोल्ड एरिया। बेस्ड ऑन TIR, इससे बेस्ड होता है TIR फिनोमेना पे बेस्ड होता है। ठीक, दूसरा होता है बेटा आपने पढ़ा क्या? मिराज। जो मिराज होता है वो आपका क्या डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। और डिजर्ट एरिया में पाया जाता है बेटा, तो डिजर्ट एरिया में आप देखते होंगे नदियों का, आपने पहले पूछा था, नदियों के किनारे कभी गए जहाँ पे बालू वगैरह खूब होता है? गंगा जी कभी गया? गए कि नहीं जी? नदियों के किनारे जो आप जाते हैं ना गर्मी के महीने में, तो जो वहाँ का क्या होता है? है, बन गया। हाँ, बहुत हीट हो जाता है। ठीक, जो वहाँ पे बालू रहता है, जो भी हम लोग बोल लेते हैं, वो काफ़ी क्या हो जाता है आपका? हीट हो जाता है बेटा। हीट होने की वजह से टेम्परेचर जो होता है क्लोज टू द क्या एयर सरफेस वो हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से एयर की डेंसिटी एयर के क्लोजर रीजन में घट जाती है। डिक्रीज कर जाती है। तो जो लाइट रे आपकी जाती है ना, ठीक, वो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे आ जाती है TIR फिनोमेना शो करके। यहाँ पे डेंसिटी नीचे कम है, ऊपर जाते हैं, तो जो देर किसी ऑब्जेक्ट से निकली वो टकराने के बाद फिर से क्या होती है? वापस आती है। तो उस केस में वहाँ पे जो कंडीशन आपकी होती है ये जस्ट लूमिंग का अपोजिट होता है। जैसे वहाँ था एयर से टकरा के वापस जाके एयर बना देती है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर से टकरा के फिर नीचे आएंगे, क्योंकि आपका नीचे डेंसिटी कम है, ऊपर डेंसिटी क्या है? ठीक, उल्टा हो रहा है। तो उस केस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ से जो इमेज होता है ऐसा फील होता है जैसे मान लो कोई पेड़ प्लांट या कुछ भी है, तो ऐसा फील होता है कि आगे कहीं क्या है? पानी। जैसे आप देखो नदी किनारे या तालाब के किनारे या ऐसा कुछ जहाँ पे पानी क्लियर है, कोई अगर कोई ट्री वगैरह है तो कैसा उसका नीचे इमेज बनता है। तो ऐसे ही उल्टा इमेज कहाँ पे बनता है? ग्राउंड पे बनता है। तो फील होता है कि आगे कहीं ना कहीं वाटर है। और मेनली ये डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। तो डिजर्ट एरिया में जो पाए जाने वाले एनिमल्स वगैरह होते हैं वो कन्फ्यूजन में पानी ढूंढते ढूंढते क्या फाइनली मर जाते हैं। उसी को मिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिराज, जो भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, हिंदी में मरीचिका कहते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसका रीजन आपका वही होता है क्योंकि डिजर्ट एरिया में ग्राउंड के क्लोजर जो आपका एयर डेंसिटी होती है काफ़ी बेटा घट जाती है। तो ऊपर से आने वाले रे क्या होती है? TIR फिनोमेना शो करता है। तो ये केस आपका होता है, इमेज आपको बनता है और इन्वर्टेड, उसी को हम लोग कह लेते हैं मिराज। तो 2 पॉइंट आपको ऐसे सीधे याद रखेंगे। लूमिंग अकर्स इन क्या? कोल्ड कंट्रीज या कोल्ड एरियाज। ठीक, और क्या? मिराज अकर्स इन डेजर्ट एरिया। ठीक, बोथ आर बेस्ड ऑन TIR। दोनों ही TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्या होते हैं? बेस्ड होते हैं। तो लिख लीजिएगा शॉर्ट में ऐसे ही। बाकी उसका आपके लेवल में पूछा नहीं जाता, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप इतना जानते रहिए। लिखिए लूमिंग, लूमिंग LOOMING, जैसे एरोलॉग नोट कर लो बेटा। लूमिंग सर जी आसमान नीला दिख रहा है, क्या कारण? TIR हिंदी में नहीं, वो TIR नहीं सर, वो जो हमारी रे होती है वो क्या कर जाती है? क्या होती हैं? चलो, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट कह रहा है। लाइट जो होती है वो डिस्पर्स होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्सन होता है वो क्या वैसे कहा जाए तो वायलेट का होता है। बिग ग्योर है ना, तो सबसे ज़्यादा वायलेट होता है। लेकिन वायलेट और ब्लू वेरी क्लोज होते हैं, तो ब्लूज कलर का हमको स्काई क्या करता है? दिखाई पड़ता है। और सबसे मिनिमम डिस्पर्सन किसका होता है? रेड कलर का। इसीलिए सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या होता है? सूर्य आपके कैसे, सूर्य देवता कैसे दिखते हैं? लाल रंग के दिखते हैं, रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं। ठीक,
तो वो कंडीशन आपका होता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्पर्सन सबसे कम होगा तो रे सबसे अर्ली हमको पहुँचती हैं। ठीक, चलिए फिर आप अभी बाद में लिखिए लूमिंग, लूमिंग occurs in cold countries, occurs in cold countries and based on occurs in cold countries and based on किस पे बेस्ड होता है बेटा? बेस्ड ऑन फेनोमेना ऑफ TIR, बेस्ड ऑन फेनोमेना ऑफ TIR, बेस्ड ऑन फेनोमेना ऑफ TIR। उसी में लिखा था कि नेक्स्ट लाइन से लिखोगे? चलिए नेक्स्ट लाइन कर लिए। देखिए मिराज, मिराज MIRAGE होता है बेटा। अब मिराज, मिराज जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हैं मिराज। अकर्सिन, अकर्सिन कहाँ पे? डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन TIR, आल्सो बेस्ड ऑन TIR। ये भी आपका TIR फेनोमेना पे क्या होता है? बेस्ड होता है, आल्सो बेस्ड ऑन TIR। ठीक, मिराज आल्सो बेस्ड ऑन क्या हो जाएगा? TIR। तो ये TIR फेनोमेना पे क्या होता है आपका? बेस्ड होते हैं, दोनों मिराज हो या लूमिंग है। ठीक, नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस BRILLIANS या C कर दो, BRILLIANC, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जी। तो वहाँ पे सीधा से एक लाइन का भी और मिलता है बेटा, जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है उसका रीजन होता है, देखो अभी आपने पढ़ा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो डायमंड या पेयर के लिए होती है 24 डिग्री होती है, बहुत स्मॉल है। ठीक, तो अगर हम लाइट को ऐसे एंगल पे इंसिडेंट कराएं जो ग्रेटर देन क्या हो, जो क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री, तो उस केस में क्या करेगा वो? बार बार TIR शो करेगा, और जब TIR शो करेगा तो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी बार बार, वहाँ पे बार बार रिफ्लेक्ट होगी, तो उस केस में क्या होगा? ग्लो आप यानी शाइन आपका होगा, उसी को हम लोग वेरियंस कह लेते हैं, चमक। तो डायमंड के जो चमक का रीजन है बेटा वो क्या है? TIR। ठीक, मल्टीपल TIR, एक बार नहीं, मल्टीपल क्या होते हैं? TIR। प्लस उसको कटिंग करते हैं बेटा कि एक बार तो लाइट इंटर की तो बार बार वहाँ पे TIR फेनोमेना क्या करते हैं? शो करते हैं, और जब बार बार TIR फेनोमेना शो करेगा तो वहाँ पे लाइट इंटर नहीं क्या करेगी? उस लाइट के TIR की वजह से आपका क्या होता है? सरफेस उसकी ग्लो करती है, ब्रिलियंस होता है। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखे बेटा? लिखिए द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू मल्टीपल TIR, ड्यू टू मल्टीपल TIR, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू मल्टीपल TIR। जो डायमंड का ब्रिलियंस होते हैं उसका काज है बेटा क्या? मल्टीपल TIR। तो मल्टीपल TIR की वजह से ही आपके क्या होती है? उसमें ग्लो होती है। ठीक है, जो चमकने का कारण है वो मल्टीपल क्या होता है आपका? TIR होता है। ठीक, इज ड्यू टू मल्टीपल TIR। ठीक, ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। देखिए सिंस क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर पेयर इज 24 डिग्री, critical angle for diamond air pair is 24 degree, so light ray incident on its surface, light ray incident on its surface at a greater angle than 24 degree
तो वो TIR फेनोमेना क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आप ऑप्टिकल फाइबर, जो आपके यहाँ पूछा जाता है बेटा। देखो ऑप्टिकल फाइबर अच्छा है, अब चेक करेंगे, पढ़ लीजिए कोई बात नहीं, होगा सो बेटर, नहीं होगा तो भी ठीक। देखो होता है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें दो चीज़ें बनती है बेटा, आजकल खूब रोल आपके ऑप्टिकल फाइबर का है। एक तो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल कम्युनिकेशन में, जो भी आपके मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन है बेटा, इस पर बेस हो गया है ऑप्टिकल फाइबर। देखो पहले आप लोग शायद तक रहे हो ना रहे हो, तो उसके इसमें पहले बेसिक फोन चला करता था। ठीक, बेसिक फोन अभी भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसों में है, लेकिन अब तो वायरलेस वो भी हो गया। ठीक है, पहले क्या वायर आपके घर तक पहुंचता था। अगर आप बेसिक फोन का कनेक्शन लेते थे तो आपका कहाँ से, ऊपर एंटीना से लेके, ठीक, या तो वो तो वायरलेस सिस्टम बाद में आया था, उससे पहले जो आता था वो हमारा क्या टेलीफोन एक्सचेंज से आपके घर तक क्या जाता था, वायर जाता था। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि उस वायर के थ्रू हमारी क्या कम्युनिकेशन होता था, उस वायर के थ्रू क्या होता था, कम्युनिकेशन होता था। ठीक, तो उस केस में दो चीज़ें होती थी, एक तो वहाँ पे एनर्जी लॉसेस बहुत होती थी। ठीक, एनर्जी का क्या लॉस, शायद आपको कहानी सुनाई गई रही होगी। ठीक, पहले के टाइम पे अगर आपको STD वगैरह बात है तो बच्चों को पता नहीं STD ISD क्या रह गया, तो सब वैसे ही बात हो जाती है। पहले STD कॉल के लिए आपको याद होगा, बेसिक फ़ोन है तो उसके लिए अलग से आपको क्या होता था, चार्जेस होते थे, लेकिन उसको भी आपको क्या पहले से हमारा अलॉट करना पड़ता है, STD हमें कॉल करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में केवल चार्ज नहीं होता था, अगर आपके उस पर है तो जो बेसिक चार्ज होता है, जैसे मीटर का आप 1 KB का लेते, 2 KB, 10 KB, 5 KB, तो जैसा लेते उसके अकॉर्डिंग बेसिक चार्ज अलग अलग हो जाता है ना। तो वैसे अगर आप STD भी आप क्या कॉलिंग करना होता था तो उसका आपका बेसिक रेंट जो होता था, बेसिक रेंटल चार्ज वो ज़्यादा लगता था अगर लोकल की रिस्पेक्ट में। ठीक, तो उस कंडीशन में वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते थे। ठीक, और दूसरी चीज़ होती है जो कॉलिंग हम लोग करते थे ना, अगर आपको STD वगैरह करना थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ता था। ठीक, मतलब आप अगर एक कमरे में बात कर रहे हैं तो पड़ोसी वाला घर वाला बड़े आराम से सुन लेता था क्या ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर आपको बात करनी है, STD वगैरह बात करनी होती है, ISD बात करना होता तो फिर क्या कहना है, तो STD वगैरह जब बात करनी होती थी बेटा तो बहुत लाउडली बोलना पड़ता था। ठीक, रीज़न क्या होता था, क्योंकि आपके घर से आपका कहाँ तक जो टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ तक आने में बहुत कुछ एनर्जी क्या होती थी, लॉस हो जाती थी। ठीक, तो उस कंडीशन में जाते जाते जहाँ तक पहुँचना है इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो भी जाएगा उस शहर के क्या, जब मान लो आप दिल्ली बात कर रहे हो, कलकत्ता बात कर रहे हो, बॉम्बे बात कर रहे हो, तो उस शहर का जो आपका क्या होगा टेलीफोन एक्सचेंज होगा। ठीक, वहाँ से फिर वो क्या वायर के थ्रू ही जाता, तो उसके इसमें एनर्जी की लॉसेज होती थी। लॉस होने की वजह से आपको क्लियर सुनने के लिए क्या तेज़ बोलना पड़ता था। जैसे अभी है पड़ोसी बात कर रहे हैं, इन पड़ोसी पता ही नहीं चला क्या बात कर लिया है ना, होता है ना, लोग बगल में बात कर लिया, पता ही नहीं चला क्या बोला, क्या बात कर लिया। पहले के टाइम पर अगर आप यहाँ बात करें पड़ोसी वाला बड़े आराम से उसको सुन लेता था। ठीक है, इसीलिए पहले लोग क्या ऐसे जो क्या कहते गुप्त सूचनाएँ होती थी उसको भाई लेटर भेजते थे। ठीक, कि मतलब कोई सुने ना। रीज़न क्या होता था, ठीक है, कभी कभी इसमें बड़े भारी घोटाले भी हो जाते थे, केसेस भी हो जाते थे। एक बार हमारे गांव के बगल का हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तब की कहानी थी। उनके कोई रहते थे बॉम्बे या दिल्ली में बिजनेस करते थे, उनको गांव पे खेत खरीदना था, गांव खेती होती खरीदते हैं ना लोग, तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए था, मतलब ज़्यादा पैसे लाने थे। तो बात हुई कि हाँ ठीक है वो लेके आएंगे, जिस डेट पे आना है, कितने कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, और किसी पड़ोसी ने सुन के और ठीक सेटिंग फिट कर दिया। उस टाइम पे, आज के टाइम में 2-4 लाख बहुत वैल्यू नहीं रखता है, पहले के टाइम पे आप 30 साल पहले 35 साल पहले 3-4 साढ़े 3-4 लाख वैल्यू बहुत होता था। लेके आ रहे तो रास्ते में स्टेशन पे ही, चुकी हो गांव के बगल के ही थे उनके, तो भाई जैसे हम रास्ते में मिले, आपको जानते हैं, कहाँ चलने, घर चलना, अच्छा हम भी आए तो छोड़ने चलिए, लिए चलते हैं। तो ऐसी कहानियाँ वो ले गए, पता रास्ते में खिला पिला के लूट लिए, बाद में पकड़े गए, सब कुछ जो भी हुआ। लेकिन ये है कि उस टाइम पे ऐसी घटनाएँ हो जाती थी। ठीक, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को तब नहीं बोला करते, क्योंकि सबके यहाँ फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, तो मोस्टली कि आपको STD बूथ पे जाना पड़ता था, या अगर होता था तो इतना चिल्लाना पड़ता था, पड़ोसी ऐसे सुन लेता था। ठीक है, चलिए फिलहाल ये तो बात अलग ही है, हाँ हटा दिया ना, लेकिन थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। ठीक,
तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बेटा ये TIR पे काम करता है, क्योंकि फ्यूचर में आपके बड़े एप्लीकेशन हैं। ठीक, तो एक तो कंडीशन आपका हो गया क्या कम्युनिकेशन में, जो पहले के टाइम पे होता था। अभी आप लोग छोटे होंगे तब देखो पहले बातें जब करते थे ना तो बहुत फॉल्स कॉल हो जाते थे। बात करना रहे पापा से बतिया लिया पता नहीं किससे, पता लगा सारी कहानी हो गई तो पता लगा तो पापा ही नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है बहुत फॉल्स कॉलिंग होती थी। ठीक, दूसरी चीज़ होती बार बार बिजी बताता था, होता था ना। ठीक, बार बार क्या होता था रूट बिजी बताता था। ठीक, और जब से आपका सिस्टम पे वेस्ट हो गया तब से ये प्रॉब्लम क्या हो गई दूर हो गई। पहले एक वायर से एक टाइम में एक ही बात कर सकते थे, अभी एक टाइम में एक सिंगल जो थिन वायर होता है, आप कभी देखो कभी कट आउट होता है जहाँ केबल बहुत पतली पतली वहाँ पे वायर्स होती है, जो उसका पतला सबसे पोर्शन है वो एक क्या ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में एक के साथ में अब तो और अपडेटेड हो गया। पहले जब स्टार्टिंग में आया था लगभग 250 कॉलिंग वन टाइम कर सकते थे, अभी तो बढ़ा के लगभग 500 कॉलिंग हो गई है। ठीक, जो बेटर क्वालिटी के ऑप्टिकल फाइबर बनने लगे हैं, तो मतलब 250 से लेकर 300 350 कॉलिंग विदाउट हिंड्रेंस, वो एक ही वायर से उतनी कॉलिंग क्या हो सकती है जा सकती है विदाउट एक दूसरे को इंटरप्ट किए हुए। मतलब आपकी बात आप कर रहे हो और दूसरा कर रहा है उसी वायर से जा रहा है, मतलब एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। अभी भी आप देखते हैं कभी कभी फास्ट कॉलिंग हो जाती है कभी कभी। ठीक, नहीं एयरटेल वाले होटल की बात नहीं, बात ये होती कहाँ कभी कभी ज्वाइंट जहाँ करते हैं वायर वगैरह ना वो टच हो जाती है, तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसे फॉल्ट होते हैं, पर बहुत कम हो गए हैं, रेयरली ऐसा होता है। पहले के टाइम पे बहुत ऐसा हुआ करता था। ठीक, तो चलो ये तो कहानी हो गई आपकी किसकी ऑप्टिकल फाइबर। इसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कोर, दूसरा क्लैडिंग। अगर जान जाओ एक कोर होता है दूसरा क्लैडिंग होता है। जो कोर होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होती है, कोर मतलब सेंट्रल पार्ट। जो कोर होता है दूसरा क्लैडिंग होते हैं। एक कोर होते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो हाई होती है, तो क्लैडिंग होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है लो। तो जो भी लाइट जाती है TIR फेनोमेनन के द्वारा बार क्या करता है इधर से उधर पास आउट हो जाता है। तो ये जो कंडीशन आपकी होती है ये मल्टीपल TIR जैसे हम लोग क्लाउडिंग क्लैडिंग कह देते हैं, क्या कहेंगे क्लैडिंग, और इसे कहते हैं कोर, म्यू सी म्यू कोर और COR और म्यू क्लैडिंग हो जाता है। ठीक, म्यू क्लैडिंग तो हमेशा म्यू कोर की जो वैल्यू होती है ये म्यू क्लैडिंग से क्या होता है ज़्यादा होता है। यानी कोर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्लैडिंग वाले से क्या होती है ज़्यादा होती है। यार इतना याद रखिएगा, सिलेबस हटा दिया गया तो बहुत टाइम देने कोई मतलब नहीं है। पहले तो कितना टाइम लगेगा इससे पास होने में, तो यहाँ हमारे इसकी लेंथ दे दिया गया कितने टाइम में ये पास आउट होगा। ठीक है, वो सब पूछा जाता था, कितना टर्न जाएगा, कितना वहाँ पे TIR शो करेगा वो भी पूछा जाता है, बट आज के डेट में हटा दिया गया तो कोई बात नहीं। चलो देखो, तो ये केस आपका हो गया। और इसी का आजकल क्या ऑप्टिकल फाइबर का आल्सो यूज इन मेडिकल फील्ड भी आप करते हो। मेडिकल क्या आपने पढ़ा होगा लेजर सर्जरी। ठीक, तो उनमें भी हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हटा दी गई मेडिकल से जो मेडिकल में ज़रूरत है। इसका जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा। तो ये हो गया आपका, आगे लिखिए आप फील्ड ऑफ विजन या फील्ड ऑफ व्यू कह लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ विजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, याद रखिएगा। फील्ड ऑफ VISION विजन, ठीक, और फील्ड ऑफ व्यू इसी को नाम दे देते हैं, फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। व्यू कैसे लिखा जाएगा? VIEW। सुनो जरा सा दृश्य क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये भी TIR के लिए बेस्ड है। फिलहाल आप चाहे वो कोई फिश हो चाहे कोई बल्ब हो, सबके लिए कौन सा एक ही रहेगा। ये फिर एक बल्ब बेटा, हम बल्ब की बात कर लेते हैं। एक बल्ब वाटर कॉलम में लगा दिया गया पानी के अंदर। एक बल्ब को पानी कहाँ लगा दिया गया, अंदर आपने लगा दिया। ये मानो बल्ब है आपका, ठीक, यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया। अब जिस केस में कहा जाता है जो इसकी डेप्थ है, ये मानो ये से डेप्थ पे एक बल्ब को आपने लगा दिया। ठीक, यहाँ से रेज आपकी निकलेंगी। तो बोला जाता है कि बेटा इस दो तरह से इस सरफेस पे
क्या जो रेज इमिट होंगी वहाँ से लाइट रेज निकलेंगे रेडिएशंस, वो पूरे सरफेस के थ्रू पास आउट होते हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन से निकलते हैं। तो लाइट से बल्ब आपने लगाया, तो जब ये बल्ब लगाएंगे तो ये पूरा जो लाइट से निकलेगी ना, वो पूरे रीजन से निकलेगी, पूरे सरफेस से या किसी पर्टिकुलर एरिया से ही निकलेगा। एक गोले एरिया से। हाँ, एक गोले एरिया से। कैसे होगा? पूरे रीजन से निकलेगा या किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलता है? गोले एरिया से। एक सर्कुलर बेटा पार्ट से यहाँ से लाइट इमिट होती है। गोल हो सर। कितने से? एक सर्कुलर पार्ट से लाइट आपकी इमिट होती है। ठीक, अब वो जो सर्कुलर पार्ट है, जो हमारा क्या होगा, सर्कुलर पार्ट है, ठीक, वो कितना होगा? का रेडियस। ठीक, जो सर्कुलर पार्ट आपका है वो कितना होगा? ठीक, वो चीज़ें हमें क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। ठीक, जो सर्कुलर पार्ट होगा कितना होगा, क्या होगा, उसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। अब देखो करेंगे क्या, देखो क्यों बाकी रीजन से क्यों नहीं निकलती है, उसका कारण लिखो आप। मान लो इस पर्टिकुलर एरिया से लाइट इमर्ज आउट हो रही है, अगर इतने एरिया को आप क्लोज कर लीजिए, किसी ओपेक मटेरियल से ढक दिया जाए, तो इसका तो लाइट बाहर आपको इमर्ज नहीं होगी, इमर्ज आउट नहीं होगी। ठीक है, रीजन क्या होता है, कलर तो है। चलो देखो इस केस में क्या होगा, ये पॉइंट है जहाँ तक जो लाइट हमारी इमर्ज आउट हो रही है, इसका मतलब यहाँ से जो लाइट आपकी गई, यहाँ से जो लाइट पे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट से अंदर जो आपका होगा, अगर मान लो कोई लाइट रेज हम ले जा रहे हैं तो वो बाहर की तरफ आपका क्या होगा, पास आउट होगा। ठीक, लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये कंडीशन आपकी होगी, जो एंगल आपका इंसिडेंस यहाँ पे होगा, इसी को हम लोग, इसी एंगल को हम लोग कहेंगे कौन सा एंगल बेटा, क्रिटिकल एंगल, ये थीटा सी हो जाएगा। अगर इस एंगल पे गया तो लाइट ऐसे ग्रेज करती हुई क्या होती है, बाहर नहीं निकलेगी बट ग्रेज करेगी सरफेस से, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहलाता है। ठीक, अगर एंगल की इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इससे ज़्यादा हो गया, इससे क्या हो गया ज़्यादा, तो क्या करेगा ये, फिर आगे CIR शो करने लगता है। इसलिए लाइट बाहर निकलती नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर रीजन तक की लाइट ही हमारी क्या होती है, वो सरफेस से ऊपर से निकलती है। ठीक, तो उस केस में पूछा जाता है कि अगर इसकी हाइट जहाँ पे आपने सोर्स लगाया है, चाहे सोर्स बल्ब हो या कोई फिश हो, यहाँ से बाहर वाले को देखना चाहती, बाहर के आप एरिया में कितने एरिया में देख पाएंगे, तो ऐसा नहीं कि फिश पूरे रीजन को देख पाती है, एक पर्टिकुलर एरिया से ही उसको ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, बाकी दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक, तो वही पूछा जाता है उससे, जब हम लोग किसी कोई भी यहाँ पे व्यूअर अगर लगा हुआ है, कोई देखने वाला, तो उसे हम एरिया ऑफ व्यू कहेंगे या फील्ड ऑफ विजन कह लेंगे। और जब हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या उसका व्यू के टर्म में भी लेंगे, या सरफेस जहाँ से लाइट इमर्ज आउट होगी उसके टर्म में बोल लेते हैं। ठीक, अब कंडीशन क्या होता है बेटा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिक्विड मटेरियल का म्यू है, लिक्विड मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, म्यू है, तो फाइंड करना होता है कि हमें इसकी रेडियस, अगर इस मान लो इस सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस है वो r है, रेडियस कितना है बेटा, इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस हमारा r है, सर्कुलर डिस्क जो है उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी, r है। तो उस कंडीशन में हमें डिटरमाइन करना होता है क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पर हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए, तब फिर थोड़ा सा बता दें। समझिए कॉन्सेप्ट, मतलब लाइट केवल उसी रीजन तक का आपको इमर्ज आउट होगी, या कोई भी ऑब्जर्वर उसी रीजन से केवल देख सकता है जब तक वो क्रिटिकल एंगल से लेसर एंगल पे इंसिडेंस होगा। अगर रे जो आपकी जा रही है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंस होगा, तो उस केस में आपको बाहर क्या ना तो लाइट इमर्ज आउट होगी, ना ही बाहर का रीजन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, हाँ बेटा, पानी में, गिलास में भी आप लागू कर सकते हैं, ग्लास के नीचे रख दीजिए किसी सोर्स को, तो ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा उससे लेसर एंगल पर लाइट जहाँ तक जिस रीजन से निकलेगा तो बाहर आ जाएगा, उससे ग्रेटर एंगल पे होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। सबके लिए, किसी भी डेंसर से रेयर के लिए, सबके लिए लागू होगा। अब चूंकि हम लोग ये चीज़ें स्टडी करते हैं किसके लिए, लिक्विड के लिए, तो वाटर ले लेते हैं। ओके बेटा, ये आई वाला काम, हाँ जी, आई वाला, आँख वाला, तो आँख हो चाहे कान हो, दोनों के लिए वही लगेगा। फिर से बोलो। इसी में आता है। अच्छा, आई के बारे में, आँख में भी तो पानी है, वो जो पानी की वजह से विजन आगे पीछे बनता है,
वो तो अभी जब हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे तब, हाँ जब पढ़ेंगे तब वो कहानी बताई जाएगी। अभी तो हम लोग दूसरी ही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए कहाँ तक हो गया था बेटा, तब लिख लीजिए, डायग्राम बना लिया। लिखिए, इफ़ ए लाइट सोर्स, अब चाहे लाइट सोर्स हो, चाहे फिश हो, चाहे आप हो, कुछ भी हो, ठीक। इफ़ ए लाइट सोर्स is inside the water, is inside the water, then light is emerges, then light is emerges only through a circular part, only through a circular part of the liquid surface, not through the whole surface, not through the whole surface, अब थ्रू द क्या लिखा बेटा, होल सरफेस, पूरे सरफेस से लाइट आपकी इमर्ज आउट नहीं होगी, नॉट थ्रू द होल सरफेस, ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 49 होता है। वाटर और एयर के लिए क्या पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 49। तो अगर दोनों साइड का एंगल, जैसे ये एंगल आपने बनाया और ये दोनों साइड का एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, तो जितना थीटा इधर होगा थीटा सी, उतना ये भी रहेगा ना, थीटा सी हो जाएगा। अगर टोटल एंगल कहा जाए, टोटल यहाँ पे मोड़ के जो सेंटर में एंगल बनाएगा, तो थीटा की वैल्यू टोटल थीटा सी के बराबर होगा, और ये 2 × 49 बराबर कितना, 98 डिग्री हो जाएगा। 2 × 49 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 98 डिग्री। तो टोटल जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है 98 डिग्री के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा टोटल आपका फॉर्म जो आ रहा है वो हमारा 98 डिग्री हो गया। कितना हो गया, टोटल एंगल की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो 98 डिग्री के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो लिखिएगा, हो गया। उसी को टर्म देते बेटा एपेक्स एंगल, टोटल जो एंगल फॉर्म करेगा सम ऑफ बोथ क्रिटिकल एंगल्स, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, एपेक्स एंगल। तो लिखिएगा सम हुआ, हाँ, एज ए कोण बनेगा ना, देखो एज ए कोण बन रहा है, ये एज ए कोण का फॉर्मेशन करेगा। तो ये टोटल एंगल दोनों मिलकर थीटा सी, और थीटा सी की वैल्यू वाटर एयर के लिए कितना है 49, तो 49 × 2 यानी 98 डिग्री हो गया। तो नीचे लिखिएगा, लिखिए द एपेक्स एंगल for the cone through which light can emerges, लिखना थीटा इक्वल टू 2 थीटा सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 49 × 49 दैट इज 98। तो ये 98 डिग्री के क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, ठीक। आगे लिखिएगा, अब दो चीज़ें बेटा, रेडियस अगर हमें निकालना है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू अगर आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उस कंडीशन में अगर रेडियस निकालना हो कि पोर्शन का रेडियस कितना होगा। देखो ये आपको एंगल थीटा सी है, ठीक, ये आपकी वैल्यू एच है, तो आप पढ़े tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर हम लोग लिखते हैं तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर r/h, ये होगा ना, r बाई क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो r/h के बराबर होगी। तो अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो h tan थीटा सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। r की वैल्यू h/tan थीटा सी की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे tan सी, ठीक, अगर इसी को वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ से tan सी की जगह पे अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, साइन सी होता था म्यू के बराबर, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन सी और क्या दोनों की वैल्यू हम लोग इक्वल ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन क्या tan थीटा इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। तो अगर स्मॉल एंगल के लेते हैं तो उसी को जब हम लोग इक्वेट करते हैं बेटा, तो वैल्यू हमारी आ जाती है h/√μ² - 1 के बराबर। तो नीचे लिखिएगा
फॉर स्मॉल एंगल, बस सर फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल लिखेंगे आर इक्वल टू एच अपान कितना रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। यानी कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है बेटा तो उस कंडीशन में कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं किसकी, रेडियस कितना होगा। तो आर की वैल्यू एच अपान रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 के क्या होता है, बराबर हो जाएगा। और अगर एरिया निकालना हो बेटा तो एरिया का कोण कितना होगा, एरिया ये इस पोर्शन का अगर हमें एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया उसका बेस का जो होगा टॉप जो मिलेगा, ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो एरिया का मामला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया बेस इक्वल टू ए इक्वल टू का पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू है एच अपान कितना रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई एच स्क्वायर अपान ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एरिया निकालना है आपका कितना होगा उसके बेस का स्क्वायर कोनिकल पार्ट का, तो ये निकल जाएगा। और अगर रेडियस चाहिए तो आप यहाँ से निकाल लेते, इतना कर लीजिए सर आ गया तो फिर ठीक है कर लेंगे। तो कल ये क्वेश्चन भी पूछा जाता भी है, ठीक है बैठिए 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 बैठिए। कहाँ जा रहे हो तुम जी? इस बार नहीं समझ में आता है तो कब समझ में आएगा, इस बार नहीं आता।